हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ग्लैमर में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है कौन सा है? सारंगी है, वायलिन है, मृदंग है, संतूर है। तो राइट आंसर होगा इसका सारंगी। प्रसिद्ध वादक बिंदा खान सारंगी वादक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2, नेतृत्व का सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है कौन से नेतृत्व का? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, आनुवांशिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुकारक का सिद्धांत। नेतृत्व का सिद्धांत संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है बहुकारक का सिद्धांत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, कौन सा है? ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कार्बन उत्सर्जन 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, जीरो कार्बन उत्सर्जन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है भारतीय नौसेना में? ऑप्शन ए जनरल, ऑप्शन बी एयर चीफ मार्शल, ऑप्शन सी एडमिरल, ऑप्शन ऑप्शन डी उप लेफ्टिनेंट। तो इसका राइट आंसर होगा एडमिरल। एडमिरल भारतीय नौसेना का सर्वोच्च स्थान पर कमीशन्ड अधिकारी होता है। एयर चीफ मार्शल होता है, ये एयरफोर्स का होता है, वायुसेना का होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राजकीय यात्रा की? तो किस किस देश थे, कौन से पड़ोसी देश के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए थे? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी उस बांग्लादेश की यात्रा की थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद ने निमंत्रण दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? नंबर 1, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना था, भू राजस्व में 50% की कमी करना था, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना था। तो इसमें रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना था, ये तो नहीं होगा, ये गलत। भू राजस्व में 50% की कमी करना ये था, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना ये भी था 11 सूत्रीय मांगों में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 और 3 सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को होता है, 21 जून को होता है, 21 मार्च को होता है, 23 सितंबर को होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे हम कर्क संक्रांति बोलते हैं, क्योंकि सूर्य इस दिन को सीधे कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? कौन किसी जनजाति को, अनुसूचित जाति को जनजाति घोषित कर सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किसी एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा कर सकते हैं। ये अनुसूची 5 में वर्णित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान पर किस भारतीय महिला को रखा गया है? अरुंधति भट्टाचार्य, रेखा एम मेनन, सुचित्रा इला, निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को
फॉर्च्यून इंडिया भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में नंबर 1 पर रखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों को राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल के तहत है, अनुच्छेद 213 है। और 123 में किसमें है? राष्ट्रपति की है, ये प्रेसिडेंट की है, प्रेसिडेंट जारी कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? द ब्रोकेन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ टाइम। तो द ब्रोकेन विंग ये भी लिखी है सरोजिनी नायडू ने, द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी लिखी है, द वर्ल्ड ऑफ टाइम ये भी लिखी है। तो ये नहीं लिखी द गोल्डन वर्ल्ड, ये सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। ये किसने लिखी है? ये ग्रीम ब्रदर्स ने लिखी है, ग्रीम ब्रदर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती क्या होती है, उसकी क्या विशेषता है? नकदी और खाद्य फसल दोनों फसलों की एक साथ खेती होती है, या फिर दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना होता है, या पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित खेती क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना ही मिश्रित खेती होती है। जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग, ये सब है, मछली पालन, ये मिश्रित खेती में आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो बहिनी दरबार समाचार पत्र किस राज्य में होता है? ये मध्य प्रदेश में बहिनी दरबार समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। ये बघेली भाषा में प्रकाशित होता है। मध्य प्रदेश की भाषा है बघेली, बघेलखंड में जो बोली जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया? गुरु अंगद थे, या गुरु रामदास थे, या गुरु अर्जुन देव थे, या गुरु हर राय थे? तो इसका राइट आंसर हो गुरु अर्जुन देव ने सिख ग्रंथ आदि गुरु संकलित किया। ठीक है। और गुरु अर्जुन देव ने, ये गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, अमृतसर की इन्होंने ही स्थापना की। सिख गुरु प्रथम गुरु कौन से? गुरु नानक थे प्रथम। और लास्ट कौन थे? 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुलुप के राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुप राजवंश की स्थापना किसने की? नरसा नायक ने की, कृष्णदेव राय ने की, अच्युत राय ने की, या वीर नरसिंह ने की? तो तुलुप राजवंश की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की। तुलुप राजवंश की स्थापना 1505 से 1570 ईस्वी में वीर नरसिंह द्वारा की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? पहली बार भारत पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद? तो धनुर्वेद भी उपवेद है। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। शास्त्र भी उपवेद है। आयुर्वेद ये ऋग्वेद का उपवेद है। लेकिन योग वेद ये कोई उपवेद नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो किस देश में? मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में? तो हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है, बिजनौर में है हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। और उत्तर प्रदेश में टोटल 10 आर्द्रभूमि स्थल हैं। अब भारत में टोटल 75 हैं, भारत में टोटल 75 हैं। और भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किसमें? 12 हैं, वो भी हैं तमिलनाडु में 12 हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से
भूमध्य रेखा गुजरती है, मतलब इनमें से किस देश के में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन 1 ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? गंगटोक में है, थिम्पू में है, बोधगया में है, लद्दाख में। हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ है इस टाइम लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 21 का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो नीरज चोपड़ा को, या पीवी सिंधु को, या सुनील यादव को, या विराट कोहली को। तो इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा को इस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया नीरज चोपड़ा को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? डच ने कराया था, ब्रिटिश ने कराया था, फ्रांसीसियों ने कराया था, या पुर्तगालियों ने? तो काजू का सबसे प्रथम परिचय पुर्तगालियों ने कराया था। पुर्तगाली ये भारत में सबसे पहले तंबाकू लेके आए, मूंगफली लेके आए, आलू लेके आए, लाल मिर्च भी लेके आए। पुर्तगाली ये 1498 में भारत आया, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो ऑप्शन नंबर ए बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर होगा बीबी गिरी थे, जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर या 5 जून? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दिसंबर 2021 में भारत की कौन सी अमूर्त विरासत स्थल में शामिल किया गया यूनेस्को की? ऑप्शन नंबर ए नवरोज त्योहार, या वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, या कोलकाता की दुर्गा पूजा, या छऊ नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में जोड़ा गया भारत की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 12 थीं, या 13 थीं, 15 थीं, या 17 थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है? कन्नौज में है, लखनऊ में है, नोएडा में है, इटावा में है। तो शेर सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो इटावा में शेर सफारी है। इसका राइट आंसर डी होगा। और नाइट सफारी उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। ये सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ में नाइट सफारी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है? अवध से है, बुंदेलखंड से है, ब्रजभूमि से है, या रोहिलखंड से है? तो चरकुला नृत्य ये ब्रजभूमि से है। इसका राइट आंसर सी है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर एक चक्र रखती हैं, उसमें जलते हुए दीपक रखती हैं। चरकुला नृत्य में ब्रज क्षेत्र में होता है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि है, उद्योग है, सहकारिता है, उपभोक्ता कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। इसका राइट आंसर ए होगा। उद्योग क्या है? सेकंड द्वितीय क्षेत्र है। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है? ये तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की अधिकारी यात्रा पर आया? नंबर ए फिलीपींस का, नंबर 2 मलेशिया का, नंबर सी वियतनाम का, नंबर डी सिंगापुर का। तो किस देश का प्रतिनिधिमंडल उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की अधिकारी के यात्रा पर आया? तो कहाँ का आया? वियतनाम का आया। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक जिसे बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 1985 में, 1982 में, 1989 में? तो एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। राइट आंसर बी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर
दौड़ में स्वर्ण जीता? कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता? अयमाइल बालसम्मा, पीटी ऊषा थी, या कमलजीत संधू थी, या फिर के मल्लेश्वरी थी? तो इसका राइट आंसर हो कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर सी है, जिन्होंने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश में हुई, या बेंगलोर भारत में हुई, या काठमांडू नेपाल में हुई, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई? तो सार्क की पहली बैठक ढाका बांग्लादेश में हुई। ये सार्क में इस टाइम तो पहले तो 7 थे, जब स्थापना हुई 7 देश थे, लेकिन वर्तमान में 8 देश हैं। 8वां कौन सा है? अफगानिस्तान को सार्क में 8वां जोड़ा है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, इसके 8 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है, 8वां अफगानिस्तान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? कौन सा? स्पेसशिप 2 है, या फिर न्यू शेपर्ड कैप्सूल है, या फिर पार्क सोलर वेव है, या क्रिप ड्रैगन है? तो उसका राइट आंसर होगा पार्क सोलर प्रोब है। ये सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य यहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कौन सा किसको करना है? मलिन बस्तियों को करना है, ग्रामीण इलाकों को करना है, छावनी के क्षेत्र को करना है, उपयुक्त सभी में से? तो किस में करना है? छावनी के क्षेत्र में करना है। छावनी में जितने भी हमारे सेना के जवान रहते हैं उनके लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला कौन सा शासक था, या किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या बाबर ने? तो इसका राइट आंसर होगा बलबन ने। बलबन के द्वारा लौह और रक्त पिपासु की नीति अपनाई गई थी। इसने सिजदा और पाबोस को भी अपने दरबार में लागू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का था, मदुरई का था, या मैसूर का था, या विजयनगर का था? तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर का था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जो हैदर अली का पुत्र था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है, संविधान सभा का, या फिर निर्वाचन से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है? संविधान सभा का 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, और दल बदल को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया दल बदल को। चलिए चलते हैं हिंदी के पोर्शन पे। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु रामानंद थे, रामदास थे, या बल्लवाचार्य थे, या विट्ठलनाथ थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु बल्लवाचार्य थे। रामानंद किसके थे? कबीर के थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जो छंद हम पढ़ते हैं उसमें आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं, या गण कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम कहते हैं यति कहते हैं। यति माने विराम होता है, छंद में प्रयोग होता है। गण भी छंद में प्रयोग होते हैं। यगण मगड़ चगण ये सब गण होते हैं छंदों में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? किसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। विशेष की विशेषता बताने वाले विशेषण बताते हैं। अब विशेष क्या हो सकते हैं? संज्ञा हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं, वो विशेष हो सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द सर्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। तो प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन एक गुणवाचक विशेषण है, किसी का गुण बताता है कि वह वस्तु बहुत प्राचीन है, तो उस वस्तु की गुण बताया कि इसने बहुत प्राचीन है। संख्यावाचक जिसमें संख्या आ जाए। सर्वनामिक होता है जिसमें सर्वनाम हो, जैसे उसे, वह, ये सब सर्वनामिक होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यास का विशेषण रूप होगा ऑप्शन नंबर ए अभ्यासिक होगा, अभ्यासी होगा, आभासिक होगा या आभासित होगा। तो अभ्यास का विशेषण रूप होगा अभ्यासी होगा। अभ्यासी इसका राइट आंसर बी होगा। अभ्यासी अभ्यास का विशेषण रूप है, अभ्यासिक नहीं होता है, ये गलत है। आभास भी नहीं होता है, आभासित भी नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्देश प्रश्न संख्या 44 से 45 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प बताइए। मुहावरों को द्रौपदी का चीर होना का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री होना। तो द्रौपदी का चीर होना का मतलब होता है कभी ना समाप्त होना, क्योंकि द्रौपदी का चीर कभी समाप्त नहीं हुआ था, खींचते रहे थे कौरव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है? कूप मंडूक होने का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होने का अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है और बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर 11 संख्या दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। तो इसमें उचित क्रम में लगाना है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिन्ह निवृत्ति का उपाय ही ना कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसे कैसे क्रम में लगाएंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए या ला रावा। या सबसे पहले आएगा। क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में आएगा ला। यदि क्रोध ना हो तो फिर मनुष्य के द्वारा पहुंचाए जाने फिर वह कष्टों की विचार की निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांश का एक पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, ठीक है। 4 दिशाएं होती हैं ये। इसे पूरब को बोलते हैं प्राची, इसे बोलते हैं प्रतीची, इसे बोलते हैं उदीची उत्तर को, दक्षिण को बोलते हैं समीची इसे बोलते हैं ईशान उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को बोलते हैं आग्नेय, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को बोलते हैं नैऋत्य, और उत्तर और पश्चिम की दिशा को बोलते हैं वायव्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय क्या होता है? वलय शब्द का वृक्ष की छाल होता है, या फिर गोलाकार घेरा होता है, या मृग छाल होता है, या आवरण होता है। तो वलय क्या बोलते हैं? गोलाकार घेरा को वलय बोलते हैं। वलय होता है गोलाकार घेरा। पेड़ को काटो तो उसमें ऐसे गोल गोल घेरे बने होते हैं, उसे वलय बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभावी समास का चयन कीजिए। किसमें अव्ययभावी समास है? अभिभाव, पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार या पीताम्बर। तो इसका राइट आंसर होगा बी आजीवन। इसमें अव्यय शब्द आ जुड़ा हुआ है, इसलिए अव्ययभावी समास है। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, पाप और पुण्य। घुड़सवार पे होगा इस तत्पुरुष समास होगा, घोड़े पर सवार। पीताम्बर में होगा बहुवीर्य समास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक? कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकरण है। अधिकरण माने में पर होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर, अधिकरण में पर। तो ठीक समय पर आ जाना इसमें अधिकरण कारक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 मंदिर मदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर और मंदिरा। मंदिर क्या होता है? पूजा घर होता है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन मंदिरा पूजा का पुजारी नहीं होता, पहला गलत। मंदिर घर नहीं होता है, गलत। मंदिर गुफा नहीं होता है। मंदिर देवालय होता है, पूजा घर या देवालय होता है। मंदिरा आश्वशाला होता है। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी।
ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य कौन सा होगा? ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। अब ये सी वाला ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें और से जुड़ा हुआ है, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। मिश्र वाक्य पूछा, मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर डी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 53 56 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 53 कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। कौन सी कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो इसका राइट आंसर होगा कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा जागृत हुई है। राइट आंसर इसका ये होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 सूखे पत्ते प्रतीक है। सूखे पत्ते किसका प्रतीक है? पतझड़ के हैं, अकाल के हैं, या मन के सूखेपन के हैं, या शुष्कता के हैं। तो सूखे पत्ते किसके प्रतीक है? मन के सूखेपन का प्रतीक है सूखे पत्ते। इसकी सूखे पत्ते की मन के सूखेपन की तुलना सूखे पत्ते से कर दी गई है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? किन कलियों पर? भावरूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, या शुष्क कलियों पर। तो किस कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विचार रूपी कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 हो गया, 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 पे गहनता की फसल के कवि का आशय क्या है? गहनता की फसल के कवि का आशय क्या है? विचारों की परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें, या विचारों की गंभीरता। तो गहनता की फसल इसका मतलब है विचारों की परिपक्वता है। राइट आंसर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 57 रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें क्या भरेगा? अपेक्षा 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 होगा? नहीं होगा, क्योंकि रामू की उपेक्षा, उपेक्षा यहाँ पे होना हो चाहिए। उपेक्षा माने होता है निंदा, निंदा, तो यहाँ पे उपेक्षा होगा। तो उपेक्षा इसमें भी है, ये भी गलत हो गया। केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा होगा, मतलब की तुलना में होगा, तुलना में अपेक्षा होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। 57 का ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं होगा, उपेक्षा अपेक्षा नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोह सुनी सुनी आवे हंसी। विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर विशेषोक्ति है। जहाँ कारण होते हुए भी कार्य का ना होना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है, और जहाँ कारण ना हो तभी कार्य हो जाए वहाँ विभावना होता है। तो यहाँ कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा, ममता वकील पुस्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ये, राम, रामचरितमानस, गंगा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति, पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। राम भगवान श्री राम थे, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, गंगा भी एक नदी है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कृष्ण तो व्यक्तिवाचक से संज्ञा हो गया, कामायनी ये भी व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन मिठास ये भाववाचक संज्ञा हो गई। इसमें बुढ़ापा हो गया भाववाचक संज्ञा, इसमें वकील हो गया जातिवाचक संज्ञा, इसलिए ये इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, कालिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा कालिंदी। कालिंदी किसका है? यमुना का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, गंगा का नहीं है। गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता है, नदीश्वरी है, त्रिपथगा है, देवपगा है, जाह्नवी है, देव नदी है। मंदाकिनी हो गया, भागीरथी है, अमर तरंगिणी है, सुरसरी है, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी कौन से? अवनति, नन्नति, या श्रृंगार, या मुश्किल, या मातृभूमि। तो
किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसके श्रृंगार की वर्तनी शुद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर सी है। अवनति ऐसे नहीं होगा, अवनत होगा अवनति, अवनति ऐसे होगा। मुश्किल भी गलत है, मातृभूमि भी गलत है, मातृभूमि ऐसे होगा, मातृभूमि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द कौन सा है? पुरुष है, स्त्री है, भीड़ है या मनुष्य? समूहार्थक शब्द है भीड़ है। भीड़ समूहार्थक शब्द है, इसे समूहवाचक संज्ञा भी बोलेंगे भीड़ को। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के बाद जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग होता है किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। इसमें प्रत्यय पूछा है, तो आंशिक में क्या है? आंशिक में आ प्रत्यय, आ तो नहीं होगा, का भी नहीं है, सिक भी नहीं है। इसमें एक प्रत्यय अंश, इसका होगा अंश धन इक, आंशिक, आंशिक होगा इसलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया या कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें क्या क्या सही है? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो इसमें ये ऑप्शन, इसमें सी में त्रुटि है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, इसमें होगा, है नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बधूर्मी का सही का संधि विच्छेद क्या होगा? बधूर्मी, बधू धन उर्मी, या फिर बधू धन उर्मी, या फिर बधू धन उर्मी, या बधू धन उर्मी। तो इसका होगा बधू धन उर्मी, बड़ू बनेगा इसमें, बड़ू इधर भी बनेगा, बधूर्मी। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक जिसका अर्थ अलग हो, ठीक। पावक, अनल, कृषाणु, अनिल। तो इसमें भिन्नार्थक क्या है? अनिल है। अनिल किसे बोलते हैं? अनिल वायु को बोलते हैं। बाकी ये सभी आग के हैं, पर्यायवाची हैं। पावक है, अनल है, कृषाणु है, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का खुशी होता है, विषाद होता है, उल्लास होता है, आनंद होता है। तो हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम होगा विषाद होगा। ये सब पर्यायवाची, हर्ष, खुशी, उल्लास, ये भी आनंद, ये सब पर्यायवाची हैं, लेकिन विलोम पूछ रहा है तो विलोम विषाद होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पामर, पंकिल। तो ये पंकिल के पर्यायवाची हैं। गंदला, मैला, मलिन, पंकिल, ये सभी पर्यायवाची हैं। धवल तो होता है स्वच्छ या उजला हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश का विलोम क्या होगा? कठोर होगा, विवेकी होगा, मधुर होगा, विनम्र होगा। तो कर्कश मीन्स होता है कठोर, तो इसका विलोम होगा मधुर। कर्कश का विलोम मधुर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। कठोर तो इसका पर्यायवाची होगा, कठोर तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 71 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनिए। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजय कहते हैं, इंदु कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रजीत। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, लेकिन जिसने इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। इसने इंद्र पर बोला है तो इसे इंद्रजीत होगा, राइट आंसर सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ है उसे क्या कहेंगे? धनी बोलेंगे, श्रेष्ठ बोलेंगे, सवर्ण होंगे बोलेंगे या कुलीन बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कुलीन। उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को कुलीन बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 72। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य। तो उसमें इच्छा बताई जा रही है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नहीं किया गया इसलिए ये गलत है। विस्मय भी वाला कोई नहीं किया गया है। निषेध वाला कोई निगेटिव वाक्य भी नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड आखिर लास्ट क्वेश्चन पे। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम होगा, श्री गणेश माने शुरू करें, शुरुआत करना होता है। श्री राधा, इत श्री, विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम होगा इत श्री। श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना, इत श्री का मतलब होता है अंत करना या समापन करना। तो ये पूरे हुए 73 क्वेश्चन।
आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लगा होगा और मुझे बिलीव है कि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। और अगर प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें।